हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर को पिछले स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे राज्य में भू सुधार एवं भू प्रबंधन, बोले तो ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त को पढ़ेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको सारे क्वेश्चनों को नोट करना और यहाँ का एक नंबर आपका बनता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्या करते हैं, फटाफट अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग नए देख रहे हैं और जो पुराने भी बने हुए चैनल पे, उन्हें अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों में क्या करना, चैनल को शेयर करो, ठीक, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, जिससे क्या करे, चैनल जल्दी ग्रोथ करे। तो आगे बढ़ते हैं। सब राज्य में भू प्रबंधन एवं ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त। देखो, भूमि बंदोबस्त क्यों की जाती है, भूमि बंदोबस्त करने का क्या था, मतलब सोच क्या थी। तो भूमि बंदोबस्त इसलिए की गई जिससे भूमि की सटीक जानकारी हो तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और राजस्व को कलेक्ट किया जा सके। लेकिन भारत स्वतंत्र से पहले, चाहे राजाओं ने हो या बाहरी ताकतों ने हमसे जो भी भूमि बंदोबस्त लिया है, जो भी कर वसूला है, मतलब जो भूमि बंदोबस्त करने का मेन रीजन था वो क्या था, कर वसूलना था। ठीक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कर जनता से वसूला जा सके। ये चीज़ हमारी समझने वाली बात है। तो देखो, क्वेश्चन आता है कि बोला जाता है कि सबसे पहले राज्य में भूमि बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले उत्तराखंड के अंतर्गत चंद वंश के समय में भूमि बंदोबस्त की शुरुआत हो गई थी। किसके समय में, और यह शुरुआत किसने करी थी, रतन चंद ने करी थी। रतन चंद ने भूमि बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। तो ये क्वेश्चन आएगा कभी कि उत्तराखंड के अंतर्गत सबसे पहले किसने भूमि बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। तो चंद वंश ने करी थी। और वो पहला राजा कौन था, रतन चंद था। और चंद वंश की देखो शासन की इकाई क्या थी, ग्राम थी। शासन की इकाई ग्राम थी। ग्राम बोले तो गांव बोलते हैं ना, गांव। ठीक, शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी इनकी गांव थी। चंद्रवंश की शासन करने की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, गांव थी। तो ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया ये है। उसके बाद आपका क्या होता है, चंद्रवंश के बाद गोरखा शासन, क्योंकि महेंद्र चंद 1790 ईस्वी में चंद वंश का अंत करके गोरखा क्या कर लेते हैं, कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं। और चंद वंश का अंतिम राजा कौन होता था, महेंद्र चंद की हत्या करके क्या किया जाता है, यहाँ पे गोरखाओं का शासन हो जाता है। गोरखाओं का शासन हो जाता है। तो 1790 में यहाँ पे शासन होता है। उसके बाद देखो, गोरखाओं ने प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था 1791-92 ईस्वी में, यहाँ पे प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि गोरखाओं ने प्रथम भूमि बंदोबस्त कब किया था, 1791-92। और किसने किया था, राजा कौन था, सुब्बा जोगमल ने यहाँ के क्या किया था, प्रथम उत्तराखंड के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त लागू किया था। ये कौन था, गोरखा शासक था। इतना आपका कन्फर्म हो जाता है। देखो, अंग्रेजों से पहले जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए हैं वो सारे क्या थे, मनुस्मृति पर आधारित थे। आप ये कह सकते हैं कि गोरखाओं का जो भूमि बंदोबस्त इन्होंने भी किया था वो क्या था, मनुस्मृति पर आधारित था। मनुस्मृति बोले तो इसमें राजा डिसाइड करता था कि किस पे कितना कर लेना, किस भूमि पे कैसा कर लेना, मतलब वो राजा के मन की स्मृति, उसके विवेक पे डिपेंड करता था कि भूमि कर क्या लेना है। ठीक, तो ये जो मनुस्मृति पर आधारित क्या थे, कर प्रणाली थी, ये अच्छी नहीं थी। तो वो क्या थे, राजा के मूड पे डिपेंड करती थी, राजा की सोच पे डिपेंड करती थी, उसका विवेक क्या है। ठीक, तो क्या होते थे, अधिकांश देखा गया तो ये पूछा जाता कि गोरखा काल का जो शासन काल था, बोलेगा जो कर व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, तो मनुस्मृति पे। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना। तो क्या होता था ना, एक्चुअल में देखा जाए तो गोरखाओं के बाद जो है यहाँ पे जो भूमि बंदोबस्त किया था वो ब्रिटिशों ने किया था। और हमें वही पढ़ना है, ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त। तो देखा जाए तो गोरखाओं ने कुमाऊं के अंतर्गत जो अंतिम भूमि बंदोबस्त किया था वो 1807 ईस्वी में किया था। तथा गढ़वाल के अंतर्गत इन्होंने जो अंतिम बंदोबस्त किया था वो 1812 ईस्वी में किया था। गोरखाओं के ने क्या किया था, गढ़वाल में 1812 ईस्वी में। पूछा जाता है क्वेश्चन, कुमाऊं के अंदर का अंतिम 1807, अरबोले का प्रथम तो 1791, गढ़वाल के अंदर का 1812 ईस्वी में प्रथम बंदोबस्त किया गया। ठीक, अब ये चीज़ तो है क्या है, ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। अब इसके बाद आपका क्या होता है, 1790 ईस्वी के अंतर्गत गोरखाओं ने क्या किया था,
कुमाऊं पे चंद्रवंश का अंत करके कुमाऊं पर अपने अधिकार कर लिया था, तथा 1803 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, गढ़वाल के अंतर्गत गढ़वाल पर आक्रमण किया था और यहाँ पे एक प्रकार से जीत भी लिया था। उस समय गढ़वाल के 54वें नंबर के परमार वंश के 54वें नंबर के राजा थे, उनका नाम क्या था, प्रद्युमन शाह। गढ़वाल के 54वें नंबर के राजा थे प्रद्युमन शाह। अब होता क्या, इनके शासनकाल में गोरखाओं ने क्या किया था, गढ़वाल पर अटैक किया है। अब इनकी हार का, प्रद्युमन शाह के हार का मुख्य कारण क्या होता है, देखो उस समय 1803 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आता, जो अब तक का भी सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। इस भूकंप की तीव्रता लगभग जो है 9 रिएक्टर पैमाने की मानी जाती है। और इसमें जब भूकंप आया था तो यहाँ पे क्या हो गया था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। प्रद्युमन शाह की जो भी सेना थी वो क्या हो रही थी, बचाव कार्य में लगी हुई थी। और इसी मौके का फायदा उठा करके गोरखाओं ने यहाँ पर भी क्या कर लिया, आपका अटैक कर लिया परमार वंश पे। उस समय राजा था प्रद्युमन शाह। अब उसमें होता क्या भाई, अब जहां सेना बचाव कार्य में लगी हुई थी, दूसरी तरफ लड़ नहीं सकते थे ना, तो गोरखा लोग ये बहुत क्रूर लोग हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसे अवसर पे वैसे इनको नहीं करना चाहिए था। तो प्रद्युमन शाह वहां पे क्या करते, समझ जाते कि हम मेरी हार पक्की है, तो प्रद्युमन शाह क्या हो जाते, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें भी इतिहासकारों का अलग दो मत बनते। कई इतिहासकार बोलते थे प्रद्युमन शाह क्या थे, कायर शासक थे, इसलिए छुप जाते हैं। और कई इतिहासकार बोलते हैं कि प्रद्युमन शाह बहादुर शासक थे और क्या थे, इन और एक बुद्धिमान शासक थे। तो इसका रीजन क्या था, प्रद्युमन शाह अंडरग्राउंड हुए थे। तो ध्यान रखना 1803 में इन्होंने अटैक करके यहाँ पे जीत भी लिया था, लेकिन जब तक राजा मारा नहीं गया तब तक जो है जीत नहीं मानी जाती है। तो इसके लिए क्या होता, 1804 ईस्वी में क्या होता, देहरादून के अंतर्गत खुड़बुड़ा के मैदान में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। देहरादून में खुड़बुड़ा का मैदान है, वहाँ पे प्रद्युमन शाह तथा गोरखाओं के बीच क्या होता है। जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना आपको, ये परमार वंश के अंतर्गत पढ़ाऊंगा जब गोरखा शासन, तो वहाँ पे मैं आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह तथा गोरखाओं के बीच युद्ध होता है। तो जिसमें क्या होता है, प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होते यानी मारे जाते। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये डरपोक होते तो ये 1804 में इनके सामने क्यों आते। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, अपना बलिदान दे दिया था। तो अब देखो, तब तक जीत नहीं मानी जाती, शासन नहीं माना जाता जब तक राजा की मृत्यु न हो या राजा अधीनता स्वीकार न करे। अब राजा मारा गया तो 1804 से, इसलिए गढ़वाल पर 1804 से क्या माना जाता है, गोरखाओं का शासन माना जाता है। अब देखो ये क्या होते थे, ये बहुत क्रूर थे, अनपढ़ टाइप के व्यक्ति थे। ठीक, तो ये क्या अभी भी देखो ना, जो नेपाली लोग हैं तो उनकी मानसिकता देखो ना, वही रहती है ना अनपढ़ वाली साहब। तो ये क्या करते थे, ये जो है समझते नहीं थे। इन्होंने जो भी कर लगाया था, जो भी भूमि बंदोबस्त किया था, तो जनता से जबरदस्ती क्या किया था, कर वसूला था। उन्होंने देखा नहीं कि भूमि दो प्रकार की होती है, एक सेरा वाली भूमि होती है, एक उखड़ वाली भूमि होती है। आपको पता ना, लोग शेर जहाँ पे रुपाई होती है ना, तो सेरा वाली भूमि में ज़्यादा नाज होता है, उखड़ भूमि में कम नाज होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी जहाँ जैसा लगा दोनों जगहों से एक ही जैसा कर वसूलने लगा। तो सेरा वाला तो दे देगा कर, लेकिन उखड़ वाला नहीं दे पाएगा ना, जिसकी ज़मीन पर बारिश नहीं होती है टाइम से, जो है फसल के लिए बारिश पानी हर चीज़ जरूरी है ना। तो ये क्या थे। दूसरा इन्होंने क्या किया था, गढ़वाल के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा अत्याचार मचाया था। गढ़वाल हो कुमाऊं हो, तो इसलिए पूछा जाता है कि अब तक का जो भी जितने भी उत्तराखंड के अंदर का शासन रहा हो, उसमें सबसे क्रूर शासन किसका था, तो गोरखाओं का सबसे क्रूर शासन था। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, बहु बेटियों की इज्जत को भी लौटा था और जो इनके जी में आए उस तरीके का अपना शासन चलाया था। एक प्रकार से जनता क्या थी, इनके समय में अस्त व्यस्त थी, त्रस्त थी। ठीक, इसके बाद आपका क्या होता है, जब ये गोरखा जीतते हैं तो प्रद्युमन शाह के दो पुत्र होते, एक होते प्रीतम शाह। तो प्रीतम शाह को तो ये गोरखा लोग पकड़ करके कहाँ ले जाते, काठमांडू ले जाते हैं। तथा इनके दूसरे बेटे होते सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह भी छुप जाते हरिद्वार में। सुदर्शन शाह भी अंडरग्राउंड रह करके हरिद्वार में छुप जाते हैं। तथा अंग्रेज ये क्या बोलते हैं, गोरखाओं के खिलाफ क्या बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि कैसे करके अपना राज्य पुनः वापस लिया जा सके। क्योंकि अब आपका क्या होता है,
तो सुदर्शन शाह ने क्या किया था, अंग्रेज जो वाइस राय थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग से मदद मांगी थी और लॉर्ड हेस्टिंग ने इनकी मदद करना स्वीकार किया था। और लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था, गोरखाओं को यहाँ से भगाने के लिए जो है ई गार्डनर के नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ई गार्डनर के नेतृत्व में। अब आगे बढ़ते हैं साहब। इन्होंने ई गार्डनर, नाम क्या बोला मैंने, ई गार्डनर के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो ई गार्डनर ने क्या किया था, कुमाऊं क्षेत्र से क्या किया था, गोरखाओं को भगाने में ये सफल हो गए थे। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ज़्यादा कहानी जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल से बता पाऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, ये है। तो ई गार्डनर क्या होता है, 27 अप्रैल गोरखा हार मान जाते हैं, ठीक। तो ये क्या कराते हैं, 27 अप्रैल 1815 ईस्वी से गोरखाओं को संधि कराने के लिए मजबूर कराते हैं, ठीक। और ये संधि किसके बीच होते, ई गार्डनर तथा किसके बीच होती है, चौतरिया बमसा के बीच। गोरखा शासक चौतरिया बमसा के बीच। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो अंग्रेज तथा गोरखाओं के बीच जो उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं के अंदर संधि हुई थी, तो किसके बीच हुई थी, ई गार्डनर तथा चौतरिया बमसा के बीच हुई थी। क्वेश्चन आता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब इस दिन तो साफ संधि करवाते अंग्रेज लोग, ये जबरदस्ती कराते। उसके बाद 3 मई 1815 ईस्वी को ई गार्डनर को कुमाऊं का कमिश्नर बनाया जाता है। कुमाऊं का कमिश्नर, ठीक, कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, ठीक। तो इतनी बात आप समझ गए। ये भी क्वेश्चन आता है कि संधि कब हुई और कमिश्नर कब बने ये गार्डनर, तो 3 मई 1815 को बने। क्यों एक कमिश्नर इसलिए बनाए जाते क्योंकि इनके नेतृत्व में सेना जीती थी ना, अंग्रेज सेना। तो अंग्रेज क्या किया कि अंग्रेज ने इसी को क्या कर दिया, कुमाऊं का कमिश्नर बना दिया। अब देखो भाई 1815 ईस्वी में, क्योंकि क्या होता है, अब जब सुदर्शन शाह इनसे मदद मांगता है अंग्रेजों से, तो क्या करता है, 7 लाख रुपए देने का वादा करता है। अब जो है इन्होंने राज्य जीत लिया था अंग्रेजों ने ई गार्डनर के नेतृत्व में, और एक कमिश्नर बना दिया। तो इन्होंने क्या करा, जो तिजोरी की चाबी, राज्य जीत लिया तो तिजोरी की चाबी अपने पास रख ली ना। अब सुदर्शन शाह इनको 7 लाख कहाँ से देगा, तो इन्होंने सुदर्शन शाह के पास जो शर्त रख करके जो उसका राज्य छीन दिया था और उसको क्या दे दी थी, टिहरी रियासत दे दी थी। अब सुदर्शन शाह को ये लगा कि जहाँ मैं जो है राज्य भीन हो रखा था, वहाँ मुझे कम से कम टिहरी रियासत तो मिल रही है, ठीक। तो उसके बाद इनका कॉन्टैक्ट भी होता है कि सुदर्शन शाह हमेशा क्या होता है कि टिहरी रियासत अंग्रेजों के समर्थन में लड़ाई लड़ेगी। तो ये कहानी है, तो मैं जब टिहरी रियासत पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक। तो फिलहाल आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, जब 1815 के अंतर्गत कुमाऊं पे क्या होता है, कुमाऊं कमिश्नरी पे अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है और टिहरी रियासत किसको दी जाती है, सुदर्शन शाह को दी जाती है। तब 1815 से यहाँ पर किसका शासन आ जाता है, अंग्रेजों का शासन आ जाता। अब जिसके तहत अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्या रखना, जो बंदोबस्त होते हैं, बंदोबस्त आपके ये नंबर हो गया आपके, हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, कुमाऊं, ठीक। थोड़ा इधर इधर लिख लेते हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, और किसके समय पर कौन सा शासक था, जो कमिश्नर ना, शासक अप्तु अधिकारी, आप कमिश्नर भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होता है, जो प्रथम भूमि बंदोबस्त होता है, हमें क्या पढ़ना था, भूमि बंदोबस्त। गोरखा शासन, ये अंग्रेज शासन आ गया ना गोरखाओं को भगा करके। अब देखो क्या होता है, जो प्रथम, अब हम जो है पहले कुमाऊं, प्रथम जो होता है 1815 ईस्वी में, जो पहला भूमि बंदोबस्त होता 1815 ईस्वी में होता है, वो कहाँ पे होता, मात्र कुमाऊं के अंतर्गत होता है, गढ़वाल में नहीं होता। अब आपको एक चीज़ जानना है, कुमाऊं कमिश्नर बनाया जाता ई गार्डनर को, तथा डिप्टी कमिश्नर बनाया जाता है ट्रेल को। डिप्टी कमिश्नर किसे बनाया जाता है, ट्रेल को समझना है। और ट्रेल को डिप्टी कमिश्नर बनाया जाता है, कौन सा क्षेत्र दिया जाता है, गढ़वाल का क्षेत्र दिया जाता है। ट्रेल को गढ़वाल का क्षेत्र दिया जाता है। अब जैसे डीएम एसडीएम होता ना, ठीक, तो इसलिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर,
ठीक, उसके मतलब ई गार्डनर के अधीन। अब देखो आगे की कहानी देखते हैं साहब। तो जो पहला वाला बंदोबस्त क्या होता है, ओनली उन कुमाऊं में होता है, और ये किसके नेतृत्व में होता है, ई गार्डनर के नेतृत्व में होता है। तो पूछा जाता है कुमाऊं के अंदर का जो प्रथम बंदोबस्त हुआ 1815 में हुआ है, और किसके नेतृत्व में, ई गार्डनर के नेतृत्व में हुआ है, और ये 1815 से 16 तक का 1 साल का हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता प्रथम एक साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। प्रथम 1 साल के लिए हुआ था ना। अब देखो दूसरा होता आपका, सेकंड आपका 1816 ईस्वी में, ठीक, कुमाऊं में, और ये गढ़वाल में भी होता है। 1816 ईस्वी में क्या होता है, गढ़वाल में भी होता है, ठीक। अब हम जो ये थोड़ा इधर इधर लिख लेते हैं, शासक अप टू अधिकारी। और जो दूसरा वाला होता है, इस समय कमिश्नर होता है आपका ट्रेल के नेतृत्व में होता है। अब क्योंकि क्या होता है ना, 3 मई 1815 को एक गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर बनाया जाता है। उसके बाद 9 महीने बाद क्या होता है, ये 9 माह के बाद ई गार्डनर का प्रमोशन हो जाता है, और ई गार्डनर का प्रमोशन होकर के इसे कहाँ भेजा जाता है, काठमांडू के लिए भेजा जाता है। अब देखो यार, कमिश्नर चले गया तो डिप्टी कमिश्नर क्या बनेगा, कमिश्नर बनेगा ना। तो ट्रेल क्या था, डिप्टी कमिश्नर था, तब ट्रेल क्या बन गया, कमिश्नर बन गया। तो ई गार्डनर के बाद दूसरा कमिश्नर कौन बनता है, कुमाऊं कमिश्नर बनता ट्रेल। जो पहले गढ़वाल का था, ट्रेल के पास कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र आ गए। अब देखो कुमाऊं में तो पहला 1815 बार कुमाऊं के अंतर्गत ये दूसरा बंदोबस्त हो गया ना, तो इसे हम क्या करेंगे, दूसरा एक साला बंदोबस्त आपका 1816 से 17 के बीच होता है। ये भी एक साल का होता है, इसलिए इसे दूसरा एक साला बोला गया। लेकिन गढ़वाल के अंतर्गत ये क्या था, प्रथम एक साला बंदोबस्त था, था। ये चीज़ आपको क्या करनी है, नोट करते जाना है, क्योंकि गढ़वाल में 16 में हुआ ना, तो इसके लिए तो प्रथम हुआ ना, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो दूसरा एक साला बंदोबस्त था, और ये किसके उसमें हुआ था, ट्रेल में। तो पूछा जाता है कि कुमाऊं का प्रथम बंदोबस्त ई गार्डनर के काल में हुआ था, और गढ़वाल का प्रथम बंदोबस्त 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं यार तीसरा बंदोबस्त की बात करते हैं। तो जो तीसरा होता है आपका 1817 से 20 के बीच होता है। ये क्या होता है, 20 के बीच होता है, और गढ़वाल और कुमाऊं में एक साथ ही होता है, 17 से 20 के बीच होता है। और देखो ध्यान रखना है, नंबर 1 पे ई गार्डनर होता है, उसके बाद दूसरा बंदोबस्त से लेकर के 7वां बंदोबस्त तक ट्रेल ही होता है। याद रखने का तरीका, 2 से 7 तक कौन रहता है, कमिश्नर ट्रेल ही रहता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, ट्रेल हो गया, और इसे प्रथम 3 साला बंदोबस्त के नाम से इसे जाना जाता है। प्रथम 3 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अब देखो 17 से 20 3 साल के लिए हो रहा ना, और इसका भी कमिश्नर कौन था, तो प्रथम 3 साल बंदोबस्त किसके काल में हुआ बोलेगा, तो ट्रेल के। अब बोलेगा कब हुआ, तो 1817 ईस्वी में प्रथम 3 साल हुआ, 1817 से 20 के लिए हुआ ना। अब देखो इन्होंने क्या कर, धीरे धीरे रियायत देने लग गए। अब पहले एक साल में कर रहे थे, अब 3 साल में करेंगे, तो जनता को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा ना। जनता सोचेगी यार हर साल आपका कर बढ़ता जा रहा है, राजस्व बढ़ता जा रहा है, और वही कर आपका अब इस साल बढ़ गया, अब सीधा 3 साल बाद बढ़ेगा, तो जनता को थोड़ा राहत मिलेगी ना। ध्यान रखना, जब गोरखाओं का क्रूर शासन समाप्त हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, तो यहाँ के जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने राहत की सांस ली, क्योंकि गोरखाओं की तुलना में अंग्रेजों का जो शासन था वो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि गोरखा, मैंने बोला तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अनपढ़ होते थे, इसलिए उन दिमाग तो रहता नहीं था, तो कुछ भी दिमाग में आए अपनी मर्जी से चला देते थे। लेकिन ये क्या होते थे, पढ़े लिखे थे। इनका पढ़े लिखे का एक पहचान ही है ना, इन्होंने कमिश्नर रखना शुरू कर लिया, एक सिस्टम के तहत जो है शासन प्रणाली करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब क्या होता है, इनके शासनकाल में जनता ने रिलैक्स की सांस ली, क्योंकि ये तरीके से करा रहे थे। तो प्रथम 3 साला बंदोबस्त। उसके बाद आपका होता है चौथा वाला,
चौथा वाला होता है आपका 1820 से 23 के बीच, और यहाँ पे भी क्या होता है 1820 से 23 के ही बीच होगा। और मैंने क्या बोला, ट्रेल ही रहेगा 7 तक, और इसे क्या बोला गया, द्वितीय 3 साला बंदोबस्त, द्वितीय 3 साला बंदोबस्त। तो पूछा जाएगा द्वितीय 3 साला बंदोबस्त 1820 से 23 के बीच हुआ, मतलब 1820 का। ठीक, उसके बाद आपका क्या होता है पांचवा, जो पांचवा बंदोबस्त होता है वो आपका 1823 से लेकर के 28 तक होता है। फिर ये भी 1823 से 28 के बीच होता है। कमिश्नर कौन रहता है, ट्रेली रहता है। ठीक, अब ये क्या होगा, देखो प्रथम पंचसाला भूमि बंदोबस्त, या इसे कहा गया 80 साला भूमि बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त। मैं भूमि बंदोबस्त नहीं लिख रहा आपको, जैसे मैंने बोला पंचसाला बंदोबस्त लिख रहा, तो आपको भूमि बंदोबस्त भी लिखना है, क्योंकि इधर फिर जगह का शॉर्टेज पड़ रहा है ना। या 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से इसे जाना गया। और ध्यान रखना 1823 ईस्वी में ही टिहरी रियासत का प्रथम बंदोबस्त सुदर्शन शाह के नेतृत्व में, सुदर्शन शाह के नेतृत्व में क्या किया गया, टिहरी का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 में किया गया। इसे हम बाद में जानेंगे। ठीक, अब मैंने क्या बोला, जो पांचवा बंदोबस्त हुआ था 1823 से 28 के बीच हुआ। देखो ये 5, 23 और 28 5 साल के बीच, जनता को थोड़ा रिलैक्स और मिल गया ना। पहले जहां आप 3 साल का हो रहा था, अब इस साल बंदोबस्त हो गया, ये साल राजस्व मतलब जो टैक्स होता है ना फिक्स हो गया, 5 साल तक वही टैक्स देना पड़ेगा जो इस साल फिक्स हो गया। तो जनता थोड़ा रिलैक्स हो रही थी ना, 5 साल बाद मेरे को मतलब टैक्स बढ़ेगा तो 5 साल बाद बढ़ेगा। ठीक, हाँ, तो आपका क्या होता है, इसलिए इसे प्रथम पंचसाला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम या इसे जो है 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 5 साल का होता है, और इसे 80 साला इसलिए कहा गया है, आपका होता है ना विक्रम संवत, तो यह विक्रम संवत, ठीक, 1880 में यह बंदोबस्त हुआ होगा। ठीक, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा गया होगा, क्योंकि आपको पता है विक्रम संवत 58 से शुरू होते ना। तो देखो ये सन क्या है, 1823 में शुरू होता ना। तो देखो 1823 प्लस 57, क्योंकि 58 से शुरू होता है तो 57 साल कंप्लीट होंगे ना। तो देखो 7 3 10 का 0, 5 5 तो 7 1 8, और आपका ये 18 हो गया। 1880 आ रहा नहीं, इसे 1880 आने के कारण संभवतः इसे 80 साला बंदोबस्त कहा गया होगा। तो आप रीजन समझ गए होंगे। ठीक, तो ये भी आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, विक्रम संवत 1880 में होने के कारण क्या हुआ था होगा, इसे 80 साला बंदोबस्त कहा गया होगा। अब बात करते हैं यार छठे बंदोबस्त की। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, ये 1828 से 33 के बीच होता है। ये भी गढ़वाल में भी सेम ही चल रहा था ना, 28 से 33 के बीच होता है। और मैंने क्या बोला था, 7 तक कौन चलेगा, ट्रेल ही चलेगा। और इसे क्या बोला गया, द्वितीय पंचसाला बंदोबस्त कहा गया। इसे द्वितीय पंचसाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम पंचसाला बंदोबस्त 1823 और द्वितीय पंचसाला बंदोबस्त 1828। ठीक, अब बात करते हैं सातवां बंदोबस्त की। ये आपका होता है 1833 में होता है। ये भी 1833 में होता है, और किसके नेतृत्व में होगा, ट्रेल के ही नेतृत्व में होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना, जो सातवां बंदोबस्त होता है ये क्या होता है, 7 तक किसके नेतृत्व में होते हैं, आपके 7 तक के जितने बंदोबस्त होते हैं वो ट्रेल कराता है। ठीक, ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद आपका होता है 8वां, आपका क्या होता है 8वां। जो 8वां बंदोबस्त होता है वो आपका कुमाऊं के अंतर्गत 1844 में होता है, और गढ़वाल के अंतर्गत ये 1840 में ही हो जाता है, 4 साल पहले हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कमिश्नर चेंज हो जाता है, ट्रेल के बाद कमिश्नर चेंज हो जाता है, और उसका नाम क्या होता है, कमिश्नर बेटन। नए कमिश्नर आ जाते हैं, इसका नाम क्या होता है, बेटन। तो इसे ध्यान रखना, इस बंदोबस्त को 20 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से
जाना जाता है, 20 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा वेतन बंदोबस्त 20 साल के नाम से, तो वेतन बंदोबस्त या 1844 और 40 वाला, ठीक। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि 20 साल बाद लगभग ये अनुमान दिया कि अगला बंदोबस्त कब होगा, अगले 20 साल के बाद होगा, ठीक। अब ये भी आपको पता हो गया कि इसे 20 साल बंदोबस्त कहा जाता है। उसके बाद आपका होता है 8 के बाद 9वां, जो 9वां बंदोबस्त हुआ आपका, ये आपका 1863 से 73 के बीच होता है, और गढ़वाल में भी 1863 से 73 के बीच होता है, 1863 से 73 के बीच हुआ है, ठीक। तो ये क्या था, 9वां बंदोबस्त था। और ये किसके कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था, जी विकेट के, या इसे कहा जाता है वैकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसे सन 1863 के बंदोबस्त को सन 80 का बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सन 80 का बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा सन 80 का बंदोबस्त किसे कहा जाता है, तो 1863 से 73 के बीच के, 1863 जो भी बोलेगा। 9वां बंदोबस्त 1863, 73। अब इसके बारे में समझते हुए, जो 9वां बंदोबस्त था ब्रिटिश काल के, टोटल होते 11 बंदोबस्त, टोटल भूमि बंदोबस्त होते 12, ब्रिटिश काल में होते 12 होता भारत स्वतंत्र होने के बाद। लेकिन अभी हमारा पॉइंट क्या है, 9वां बंदोबस्त 1863 से। देखो जितने भी ब्रिटिश काल के जितने भी बंदोबस्त होते हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बंदोबस्त होता है 9वां बंदोबस्त होता है। कौन सा बंदोबस्त होता है, 9वां बंदोबस्त होता है। इस बंदोबस्त को वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। 9वां बंदोबस्त को किस तरीके से, इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। वैज्ञानिक तरीका का मतलब बोले तो जो कृषि की जाएगी उसे एडवांस तरीके से किया जाएगा, ठीक। जैसे आपका क्या होता है ना, ये क्या बोलते जो है, जैसे खाद्य वगैरह उर्वरता होगी, किस तरीके से जो है कृषि उत्पादन को अधिक बढ़ाया जा सकता है, ठीक। उस तरीके से उसमें क्या किया जाएगा, उर्वरक खादों का इस्तेमाल वगैरह चीज़ से कृषि को वैज्ञानिक तरीके से, मतलब एक नए तरीके से कृषि का उत्पादन करना, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। या जो है हाइब्रिड टाइप के जो बीज होते हैं, जो बीज क्या होते हैं ना, अच्छी फसल, जो अच्छी नस्ल के बीज होते हैं, उस तरीके से क्या करने का फैसला लिया गया। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला बंदोबस्त 9वां बंदोबस्त, तथा 9वां बंदोबस्त सबसे सफल बंदोबस्त आपका माना जाना जाता है। और इसे सन 80 का बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक। ये भी आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति से बोलो या आपका सन 80 का बंदोबस्त बोलो, इसे जी विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, सन 63 का। और आपको एक चीज़ और नोट करना, ये किसने किया था, जी विकेट के शासनकाल में हुआ था। तो जी विकेट ने पहली बार पानी के उपयोग के अधिकार पर भी राजस्व कर लगा लिया था। मतलब जो पानी पी रहे थे ना, तो उस पानी पे भी इन्होंने क्या कर लिया था, टैक्स लगा दिया था, राजस्व कर लगा दिया था। तो पानी के क्वेश्चन आएगा कि पानी के उपयोग के अधिकार पर किसने राजस्व कर लगाया था, तो पानी के उपयोग के अधिकार पर ये जी विकेट ने या वैकेट ने राजस्व कर लगाया था, जिसे आज क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब इसने क्या करा था भाई, एक चीज़ और आपको समझना है। जब गोरखा शासनकाल होता था तो बंदोबस्त, जब उन्होंने भूमि बंदोबस्त किया था ना, तो जब वो क्या लिखा, कर वसूलते थे, मतलब अनाज के रूप में कर वसूला जाता था ना, तो ये क्या करते थे, जबरदस्ती करके क्या करते थे, कर वसूलते थे। वहीं अंग्रेजों ने क्या किया कि जो है सही तरीके से प्यार से कर वसूला, नियम बना करके कर वसूला। लोग क्या गए, खुद ही कर देने आ गए। जैसे 1 साल हुआ, फिर 1 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ। अब लोग को ये पता था कि भाई अब कर देने का टाइम आ गया, टैक्स देने का, अब टैक्स देना। तो लोग फटाफट आए। जहाँ इसका क्या नतीजा हुआ, जहाँ गोरखा शासनकाल जो है बड़ी मुश्किल से भी क्या नहीं कर पाती थी, 35,000 तक का भी जो है टैक्स नहीं वसूल पाती थी राजस्व। वहीं इन्होंने पहली बार में बड़े प्यार से 35,000 से भी ज़्यादा का टैक्स वसूल लिया था, ठीक। और जब उन्होंने 1815 का पहली बार राजस्व किया था ना 1516 में, तो इन्होंने पता कितना किया था, ये
85.195 ऐसा कुछ है ये आंकड़ा। इतना इनने क्या किया था, राजस्व की दर रखी थी। ठीक, तो अगर कभी आपका पूछा जाएगा मतलब 85 पॉइंट समथिंग है। ठीक, तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, तो जो आपका क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, अब हम दूसरी बात क्या करते हैं, ये तो हो गई भाई हम कहाँ तक पहुँचे थे, 9वें तक पहुँचे थे। वैज्ञानिक पद्धति से किया गया, पानी पे भी बिल लिया गया, संरक्षक का बंदोबस्त कहा गया, इसे जीव विकेट या वैकेट बंदोबस्त कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, इस समय इस जीव विकेट ने क्या किया था, भूमि से संबंधित एक जो है पैमाना लिया था, एक प्रणाली लागू की थी जिसे डोरी पैमाइश व्यवस्था कहा गया। इसने क्या किया था, जीव विकेट ने एक प्रणाली अपनाई जिसे क्या क्या कहा गया, डोरी पैमाइश प्रणाली कहा गया। ठीक, अब देखो यार ये डोरी पैमाइश प्रणाली क्या होती थी। जीव विकेट ने क्या किया था ना, प्रत्येक खेत के मानक क्षेत्रफल को, प्रत्येक खेत के मानक क्षेत्रफल को मापने के लिए, प्रत्येक खेत के मानक क्षेत्रफल को मापने के लिए एक सफल पैमाना लाया जिसे क्या कहा गया, डोरी पैमाइश प्रणाली कहा गया। प्रत्येक क्षेत्र के मानक क्षेत्रफल को मापने का एक सफल पैमाना लाया जिसे क्या कहा गया, डोरी पैमाइश कहा गया। तो इस प्रणाली को डोरी पैमाइश कहा जाता है। अरे अभी भी आपने देखा होगा ना, गांव में जब दो भाई अलग होते हैं तो खेतों को जो डोरी लगा करके मापा जाता है, दो हिस्से किए जाते हैं ना, इससे क्या किया गया, फटाफट जमीन का माप किया गया जिसके नाम की जितनी जितनी जमीन थी। तो इस व्यवस्था को क्या क्या कहा गया, डोरी पैमाइश व्यवस्था कहा गया। ठीक, दूसरा क्या है, इन्होंने क्या किया था, पर्वतीय भूमि को, ये सारी बात जीव विकेट की बात कर रही है, वैकेट विकेट की बात कर रहा हूँ। इस डोरी इसने जीव विकेट ने क्या करा था, पर्वतीय भागों को 5 भागों में बांटा था। पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। वो 5 भाग क्या थे, जो जमीन थी ना, कृषि भूमि थी, उसमें क्या किया था इन्होंने, वो 5 जमीन के प्रकार क्या थे, भूमि के प्रकार। पहले थी आपके तालाब, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी उसे क्या कहा था, तालाब। जो दूसरा प्रकार था उसे क्या कहा इन्होंने, उपराऊ अव्वल, उपराऊ अव्वल। और जो तीसरे प्रकार की थी उसे कहा उपराऊ दोयम। और जो चौथे प्रकार की थी उसे क्या कहा इन्होंने, इजराल। और जो 5वें प्रकार की थी उसे क्या कहा इन्होंने, कंटीम। जो 5वें प्रकार की थी उसे क्या बोला, कंटीम। ठीक, अगर नीचे नहीं दिख रहा तो ये कंटीम। ठीक, जो 5 प्रकार की जमीन थी उसे पहले प्रकार के सबसे उपजाऊ तालाब, फिर उसके बाद उपराव अव्वल, फिर उपराव दोयम, फिर इजराल, फिर कंटीम। मतलब सबसे निचले स्तर की जमीन क्या थी, कंटीम थी, और सबसे ऊपरी स्तर की क्या थी, तालाब थी। और इस आधार पर क्या किया, टैक्स निर्धारण किया। जो ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी तो वहाँ से ज़्यादा लिया, और जो कम उपजाऊ थी वहाँ से कम लिया। और गोरखा क्या करते थे, चाहे वो उपजाऊ हो ना हो, सबसे एक ही प्रकार का टैक्स, क्योंकि दिमाग तो था नहीं। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्या है, 9 तक आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये मिटाता हूँ। अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे का मिटा करके देखता हूँ। 9 से जो 10वां है ना, यहाँ से आगे हम करेंगे। अब देखो, जो 10वां भूमि बंदोबस्त किया गया था, 10वां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं के अंतर्गत कब किया गया था, 1899 ईस्वी में किया गया था। और गढ़वाल के अंतर्गत 1893 ईस्वी में ही किया गया था। कहीं पे क्या किया, कहीं पे 94 लिखा, कहीं पे 95 लिखा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप का लिखा है ना। तो जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो 1893 है। तो आपका क्या होता है, तो जो कुमाऊं के अंतर्गत किया गया इसे, ठीक है, ठीक, तो आपके ये क्या थे, कुमाऊं और गढ़वाल के अंतर्गत के। ठीक, तो इसमें कमिश्नर, इसमें तो था आपका भाई पो, इसमें कौन था, पो था। 1899 का यहाँ पे पो था। और आपका यहाँ पे ये दूसरा क्या था, उसका नाम जो है अभी ध्यान नहीं आ रहा, गूंज।
उसका नाम क्या है, गूंज। जो 1899 का कुमाऊं का जो अधिवेशन था 10वां था, अधिवेशन बोल रहा मैं, सॉरी, जो भूमि बंदोबस्त था वो 1899 का कुमाऊं के अंतर्गत गूंज ने किया था। गढ़वाल के अंतर्गत किसने करा था, पो ने करा था। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, किताबों में अलग अलग लिखा, कहीं पे आपका ये जो गूंज बोलता है कि कुमाऊं गढ़वाल में करता है, पो बोलता है कुमाऊं में करता, लेकिन जो ज़्यादातर किताबों में लिखा गया जिसको वैल्यू दी गई तो 1899 वाला गूंज है कुमाऊं के अंतर्गत, और 1893 वाला कौन है, पो है। ठीक, तो आपको क्या करना है ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका क्या होता है, ब्रिटिश काल का आखिरी तथा 11वां बंदोबस्त जिसे कहा गया वो आपका कब होता है, सीधे सीधे 1928 ईस्वी में होता है, 1928 ईस्वी में होता है। ठीक, और जो है, और ये वाला ओनली कहाँ पे होता है, ये वाला 1928 का जो बंदोबस्त होता है वो गढ़वाल के अंतर्गत होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था वो गढ़वाल में हुआ था, कुमाऊं में नहीं हुआ था। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, 1828 में हुआ था। और इस समय कमिश्नर कौन था, इबर्टसन, कमिश्नर था इबर्टसन। ठीक, और ध्यान रखना ये जो इबर्टसन है ना, ये क्या था, आखिरी अंतिम, ये अंतिम भूमि बंदोबस्त था कुमाऊं के में, अंतिम भूमि बंदोबस्त था। ये क्या था, अंग्रेज शासन का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। तो इबर्टसन के उसमें किया गया 1928 में। ठीक, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था, 11वां तथा अंतिम भूमि बंदोबस्त था। इसके बाद आपका आखिरी वाला होता है 12वां वाला भूमि बंदोबस्त होता है, वो क्या होता है, स्वतंत्र भारत में होता है, 1960 से 64 के बीच होता है। अब तो पूरे भारत में ही होता ना, ये 60 से 64 के बीच होता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम, प्रथम यही होता है, अंतिम यही होता है, क्यों, इसके बाद कोई भी भूमि बंदोबस्त नहीं होता ना। तो आपका 1860 से क्या होता है, 64 के बीच ये 4 साल का भूमि बंदोबस्त होता है स्वतंत्र भारत का। इसके बाद अभी तक भी कोई अगला भूमि बंदोबस्त नहीं होता। तो 11 ब्रिटिश काल में थे, 12 कब हुआ था, स्वतंत्र भारत में था। इसमें इस बंदोबस्त के तहत क्या हुआ था, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन किसानों के पास 3 से 1/8 एकड़ तक की क्या थी, जोत थी, एकड़ तक की जोते थी, भूमि जोते थे ना, उन्हें क्या किया गया था, राजस्व कर से मुक्त किया गया था, राजस्व कर से मुक्त कर दिया गया था। ठीक, 3 से 1/8 तक की। इससे क्या हो गया था, 90% तक के जो किसान थे उनका राजस्व कर क्या हो गया था, माफ हो गया था। 90, इसका फायदा कितने किसानों को मिला, सीधा सीधा 90% किसानों को मिला। 90% किसानों के पास कितनी भूमि थी, 3 एकड़ से कम की भूमि थी। ठीक, तो ये क्या है, आपका 12 के 12 अधिवेशन है जिनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी मैंने इसके अंतर्गत था, मैंने सारे चीज़ आपको क्या कर लिया है, बता लिया। अब आपको क्या करना है, आपको जो है ये क्या बोलते हैं उसका नाम, जो राज्य गठन से पूर्व, उत्तराखंड बोले तो उत्तराखंड बनने से पूर्व, जो यहाँ पे सक्रिय ज्योति, राज्य गठन से पूर्व जो सक्रिय ज्योति की संख्या थी वो क्या थी, 9.26 लाख थी। ठीक, और राज्य गठन के बाद ये ज्योति रह गई है 8.91 लाख रह गई, 8.91 लाख रह गए। जो कृषि भूमि का दायरा क्या हो रहा, कम होता जा रहा ना। जो पहले सक्रिय ज्योतियों की संख्या थी 9.26 थी राज्य गठन से पूर्व, जब राज्य नहीं बना था, उसके बाद जो है 8.91 लाख है। ठीक, तो आपका क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि भूमि का मापन किस, उसका मापन करने का जो माप प्रणाली है ना वो क्या है, भूमि किस माप से मापी जाती है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंतर्गत जो भूमि मापन है ना उसका जो मानक पैमाना वो क्या है, नाली या मुट्ठी,
मुट्ठी। जो कुछ कृषि भूमि या कोई भी ज़मीन नापी जाती है ना, हमारे यहाँ पे नाली या मुट्ठी में ज़मीन को मापा जाता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, 16 नाली का होता है, 16 मुट्ठी का होता है एक नाली। 16 मुट्ठी का क्या होता है? एक नाली। अब देखो ये मुट्ठी का नाली का क्या कनेक्शन है भाई, ये समझते हैं। देखो पहले क्या होता था, किसान अपने खेत में खेत जोतते थे, बीज बोते थे ना, बैलों के द्वारा बीज बोते, अभी भी बोते हैं हमारे गांव में। ठीक है, जितने भी पहाड़ के हमारे गांव है ना, तो जब आप बीज बोते हैं ना, तो जब आपकी 16 मुट्ठी बीज फेंकते हैं, तो वो जितने पे वो बीज बोया जाता है वो एरिया एक नाली होता है। ऐसा नहीं कि आप सारा बीज को एक ही जगह पे डाल दिया, आप बिल्कुल पतला फेंक दे, नहीं। जो एक दायरा एक्यूरेट जो हिसाब होता है बीज बोने का, 16 मुट्ठी जितने ज़मीन पे 16 मुट्ठी बीज पड़ेगा, उतनी ज़मीन पर आपकी क्या होती है? एक नाली होती है। ठीक, अब कुछ पैमाने पूछे जाते हैं भाई साहब। मैंने क्या बोला? 16 मुट्ठी का एक नाली बोला, 16 मुट्ठी का एक नाली, और एक नाली बराबर होता है 0.2 हेक्टेयर। एक नाली बराबर कितना होता है? 0.2 हेक्टेयर। ये पूछे जाते हैं उत्तराखंड एग्जाम में। ठीक, और आपका जो है बोले तो और एक नाली बराबर होता है आपका 200 वर्ग मीटर। 200 वर्ग मीटर में बोलेगा तो 200 वर्ग मीटर, हेक्टेयर में बोलेगा तो 0.2 हेक्टेयर। याद रख दें। अरे नॉर्मल है, 16 मुट्ठी के एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर, और 200 वर्ग मीटर बोले तो 0.2 हेक्टेयर, या एक नाली बराबर 0.2 हेक्टेयर। अब आपको ध्यान रखना है, क्या होता आपका 50, चल इधर लिखते हैं, 50 नाली बराबर होता है आपका 12.5 बीघा, 12.5 बीघा। 50 नाली बराबर आपका क्या होता है? 12.5 बीघा, और 12.5 बीघा बराबर आपका होता है कितना? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कुल मिलाकर के 50 नाली का 1 हेक्टेयर होता है, या 12.5 बीघा, या 12.5 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर होता है। ठीक, और 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर की जो ज़मीन होती है वो क्या होती है? 1 हेक्टेयर में होती है। तो 12.5 बीघा बराबर 10,000 वर्ग मीटर, या 12.5 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, या 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर, या 50 नाली बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो ये आपके पैमाने, जिनको आपको क्या करना है? याद करना। ये पैमाने पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कृषि भूमि मापने का जो क्या है, जो पैमाना है वो क्या है? नाली या मुट्ठी। क्या पैमाना है? नाली या मुट्ठी। तो आई होप आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की। मैंने क्या बोला था? टिहरी रियासत के अंदर का सुदर्शन शाह ने क्या किया था? जो प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था वो 1823 ईस्वी में किया था। मैंने ये बोला था ना। अब उस पे जाते हैं, अब टिहरी रियासत पे जाते हैं भाई। टिहरी रियासत के क्या है? जो भूमि बंदोबस्त होते हैं। अब देखो जो टिहरी रियासत का जो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त होता है ना, पहले तो यार देखो पवार वंश में होते हैं 60 राजा। ठीक, और 60 में से 54 राजा तक होते हैं जो पूरे क्या होते हैं? पवार वंश से क्या था? गढ़वाल पे था, जिन्होंने गढ़वाल पे शासन किया था। उसके बाद गोरखाओं से प्रद्युमन शाह जो 54वें राजा वो हार जाते, फिर अंग्रेजों का शासन आता है। अंग्रेज क्या करते हैं? गोरखाओं को हरा तो देते, लेकिन सुदर्शन शाह को मात्र क्या देते? टिहरी देते, बाकी गढ़वाल पे खुद राज करते हैं। तो पूरा गढ़वाल नहीं मिलता है ना। तो टिहरी का अब देखो जो बाकी के 6 शासक थे ना, उन्हें टिहरी में क्या था? ये भी पवार वंश तो पवार का ही था। तो इनमें जो प्रथम शासक था टिहरी रियासत का, उसका नाम था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के बाद था भवानी शाह, उसके बाद था प्रताप शाह, उसके बाद था कीर्ति शाह, उसके बाद था नरेंद्र शाह, उसके बाद था मानवेंद्र शाह। अब देखो सुदर्शन शाह ने 1823 ईस्वी में टिहरी के अंतर्गत पहला भूमि बंदोबस्त किया था। याद रखना, पूछा जाता है। भवानी शाह ने 1860 ईस्वी में, प्रताप शाह ने 1873 ईस्वी में। ठीक, कीर्ति शाह क्या करते हैं?
1903 ईस्वी में, ठीक। और उसके बाद बचे नरेंद्र शाह करते हैं 1924 ईस्वी में। और मानवेंद्र शाह के समय में क्या कर लेते हैं, रियासत बगावत के मोड़ पे आ जाते हैं ना, बगावत कर लेती है। अब यार ये मानवेंद्र शाह के समय पे तो क्या हो गया था, टिहरी का रियासत का विलय हो गया था ना टिहरी जिले में, ठीक, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। तो क्या हो गया था, जनता ने बगावत कर लिया, तो ये भूमि बंदोबस्त अपने यहाँ पे कर नहीं पाए थे। तो कुछ नहीं, आपको याद रखना 1823, 60, 73, 3 और 24, 2 1903 और 24 में होते हैं, 3 1873 और 60 23 में होते हैं। अब राजा का क्रम याद रखो, पहले आप रखो 23, 60, 73, 1903 और 1924, और उसे राजा का सुदर्शन शाह रखो, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। तो इस तरीके से हो तो गया, इनके क्या होते हैं, बंदोबस्त होते हैं। तो ये आप इजीली तरीके से, अब देखो इनकी क्या होती थी, टिहरी रियासत के अंतर्गत इनकी जो है जो भू व्यवस्था होती थी, इनके अंतर्गत क्या थी, भू व्यवस्था होती थी। पहले बात तो देखो, टिहरी में क्या होता था, भूमि का मालिक राजा ही होता था। टिहरी में भूमि का मालिक किसान नहीं होता था, और किसान क्या नहीं करता था, भूमि को बिकाने का अधिकार नहीं रखता था, भूमि को क्या नहीं कर सकता था, एक दूसरे को नहीं बेच सकता था, भूमि को एक दूसरे को नहीं बेच सकता। तो ध्यान रखना, टिहरी में जो किसान होते थे, जो भूमि जो कर रहे होते थे ना, ज़मीन, आज अपनी ज़मीन है ना, तो उसमें जो किसान होते थे वो अपनी ज़मीन को क्या नहीं दे सकते थे, दूसरे आदमी को नहीं बेच सकते थे। अब होता था भाई, टिहरी की जो ज़मीन होती थी, टिहरी रियासत के अंतर्गत ये जो ज़मीन राजा के अंतर्गत होती थी, कृषि भूमि होती थी राजा के अंतर्गत। अब राजा क्या करता था, किसी भी व्यक्ति को जमीन देता था कृषि करने के लिए। राजा जिसे क्या समझता था, समर्थ समझता था, या जिसे राजा को ठीक लगता था, ऐसे व्यक्ति को पूरी कृषि भूमि करने के लिए दे देता था। तब वो जो कृषि भूमि के अंदर वो अपने नीचे भी अलग अलग व्यक्तियों को रखता था, जिसको वो देना चाहिए। अब वो सिस्टम को समझते हैं। राजा अपनी जमीन के, भूमि किसान की नहीं होती थी, भूमि होती थी राजा की। राजा उस भूमि के नीचे किसी व्यक्ति को रख देता था, जिस व्यक्ति को रखता था उसे कहा जाता था आसामी। याद रखना, टिहरी रियासत के राजा बोलेगा अपनी भूमि के का जो मालिकाना देते थे, जो मतलब भूमि अपनी भूमि में जिसे रखते थे, जिस व्यक्ति को नियुक्त करते थे, जो क्षेत्र के गांव की जो भूमि होगी ना, उस गांव की भूमि में एक रखते, उसे कहा जाता था आसामी। आसामी 3 प्रकार के होते थे। आसामी कितने होते थे, 3 प्रकार के होते थे, ठीक। एक होता था आपका मौरूसीदार होता था, दूसरा होता था आपका खाईकर, तीसरा होता था आपका सिरतान, ठीक। अब होता क्या था भाई, जो भूमि का ये आसामी होता था ना, आसामी क्या करता था, ये जमीन जो 3 भागों में डिवाइड कर दी। जो है राजा ने अपनी ज़मीन के अंतर्गत जो रखे थे वो आसामी कहलाए जो व्यक्ति, और उन्हें इस तरीके से डिवाइड कर दिया। जो सबसे ऊपर होता था वो होता था मौरूसीदार। मौरूसीदार क्या करता था, जो ज़मीन का जो राजस्व होता था उसे डायरेक्ट किसके पास जमा करता था, राजा के पास। मतलब मौरूसीदार के पास जो ज़मीन होती थी वो किसी के, मौरूसीदार जो है वो किसी के दिन नहीं होता था, मौरूसीदार किसके दिन होता था, राजा के दिन। मतलब मौरूसीदार अपना राजस्व किसको देता था, राजा को देता था। अब मौरूसीदार के दिन होता था खाईकर। मौरूसीदार अपने दिन क्या होते थे, उस ज़मीन को करने के लिए अपने नीचे खाईकर रख देते थे। तो खाईकर अपना ज़मीन का जो ज़मीन का उपज होता था, या उसका जो भत्ता वगैरह राजस्व होगा ना, वो किसको देता था, मौरूसीदार को देता था। खाईकर अपना किसको देगा, राजस्व मौरूसीदार को देगा, या मौरूसीदार राजस्व खाईकर से वसूलता था। अब बात करता है सिरतान। सिरतान क्या करेगा, अपने राजस्व को या तो खाईकर को देगा या मौरूसी को देगा, इन दोनों में से किसी को भी दे सकता है। वैसे मौरूसीदार अपने नीचे रखता खाईकर, और खाईकर के नीचे रखता सिरतान। अगर ये मौरूसीदार चाहे तो डायरेक्ट करके सिरतान से क्या वसूल सकता था, सिरती बोला जाता था इसे, सिरती या वेतन।
मतलब जो भी भत्ता हुआ, जो भी मतलब कर वसूला उसको वेतन या सिरती बोला जाता था। तो मौर्य डायरेक्ट सिरतान से सिरती या वेतन वसूल सकता था। या जब खाई कर तो ये नहीं वसूलेगा तो खाई कर तो वसूलता ही था, खाई कर के नीचे रहता था। तो सिरतान से खाई कर का भी वसूल देता था, डायरेक्ट मौर्य से भी क्या कर लेता था, वसूल देता था ज़मीन को। ये जो मालिकाना होता था तो इस प्रकार से। और मौर्यदार डायरेक्ट किसको देता था, राजस्व राजा को देता था। और राजा की जो भूमि का जो मालिकाना देता था, मतलब करने के लिए, भूमि तो राजा की ही होती थी, लेकिन जो व्यक्ति रखा जाता उसे आसामी बोला जाता था। और आसामी 3 प्रकार के होते थे। ये जो आसामी रखा जाता था ना, ये 3 प्रकार के होते थे। एक प्रकार से पद जैसे थे कि मौरूसीदार, खायकर और सिरतान। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, भूमि बंदोबस्त का चैप्टर क्लोज हो जाता है। और अगर आपका ठीक जो भी चीज़ छोटा होगा तो मैं क्या कर लूँगा, अगले वीडियो में बता लूँगा या अभी चेक करके बता लूँगा। थैंक यू।